एक बिजनेसमैन, डिजिटल मार्केटर और एक डेवलपर, तीनों का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है वेबसाइट की स्पीड परफॉर्मेंस। आज के डिजिटल वर्ल्ड में वेबसाइट स्पीड का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि वेबसाइट जब लोड नहीं होती तो हम अपनी वेबसाइट के जो विजिटर्स होते हैं उनको लूज़ कर देते हैं। इससे हमारे बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप भी इन तीनों की तरह स्पीड इम्प्रूव करने में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आज हम डिटेल में समझेंगे एफसीपी और एलसीपी क्या होते हैं और इन्हें अपनी वेबसाइट से कैसे हटाया जाए, ताकि अपनी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड की परफॉर्मेंस 90 प्लस हो जाए। हाय, मेरा नाम हसन खान है। मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और आप मेरे चैनल हेल्प ए कोडर पर हैं। चैनल का मकसद है आप भी हेल्प करें, मैं भी हेल्प करूं, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है अपना एफसीपी और एलसीपी पर होने वाला है। चलिए लगे हाथ टाइटल भी देख लेते हैं। वैसे तो मैं एफसीपी और एलसीपी पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो पूरा देख सकते हैं। बट मेरा जो एम है, अपने यूज़र्स की कंप्लीट हेल्प करना है, क्योंकि मुझे एक कमेंट मिला है कि मैं एफसीपी और एलसीपी पर एक फुल वीडियो बना दूँ। तो दैट इज़ द रीज़न ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। चलो अब बात करते हैं एफसीपी के बारे में। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ एफसीपी। एफसीपी, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। सिंपल शब्दों में समझे तो जब कोई यूज़र अपने ब्राउज़र में वेबसाइट रन करता है तो ये वो समय होता है जब ब्राउज़र आपके पेज का पहला विजिबल कंटेंट यूज़र को शो करता है, जैसे कोई टेक्स्ट या इमेज या फिर कोई बैकग्राउंड। जब एक वेबसाइट को किसी टूल में रन करते हैं तो एफसीपी हमें बताता है कि यूज़र को वेबसाइट का कोई एक एलिमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट की हेडिंग या इमेज देखने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये टाइम 1.8 सेकंड के अंदर है तो आपकी वेबसाइट का एफसीपी बहुत अच्छा है, जो कि वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। एंड यही टाइम 1.8 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में है तो हमें वेबसाइट में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, जबकि ये भी वेबसाइट के लिए एक अच्छा स्कोर है। बट फिर भी अपने को तो ग्रीन लाइट ही चाहिए। एंड अगर वेबसाइट का कोई एलिमेंट यूज़र स्क्रीन पर विजिबल होने में 3 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो ये एक डेंजर जोन माना जाता है। बेसिकली एफसीपी एक वेबसाइट स्कोर की एक मैट्रिक है जिसके अंदर कुछ एरर्स होते हैं। अगर हम वो एरर्स को वेबसाइट से रिमूव कर देते हैं तो एफसीपी से वेबसाइट को एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। इससे वेबसाइट एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आई होप यहाँ तक आपको एफसीपी के बारे में समझ आ गया है। एक लाइक एंड कमेंट तो बनता है। अब जान लेते हैं कि एफसीपी कौन से एरर्स को शो करता है जब वेबसाइट को किसी स्पीड टेस्ट टूल में रन करते हैं। कोई भी वेबसाइट रन कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि क्या एरर्स हैं वेबसाइट में। ये मेरी एक प्रोजेक्ट वेबसाइट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैं इसके टेक्निकल एसईओ इश्यूज भी रिजॉल्व कर रहा हूँ। इस वेबसाइट को टेस्ट करते हैं गूगल पेजेस इंसाइट पर और देखते हैं इसमें क्या क्या एरर हमें मिलते हैं। जब तक वेबसाइट टेस्ट हो रही है उससे पहले मैं आपको एरर्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये 5 टाइप के एरर्स जो मेनली होते हैं हर एक वेबसाइट के अंदर। सो पहला है रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, लार्ज फॉन्ट फाइल्स, अनऑप्टिमाइज्ड सर्वर रिस्पॉन्स, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी एंड लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग। वेबसाइट पूरी तरीके से रन हो चुकी है तो यहाँ कुछ मैट्रिक्स मुझे दिखा रहा है पेज इनसाइट पर, जैसे कि फर्स्ट है परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस एंड एसईओ। सो इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या है, एफसीपी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का देखना है कि 2.6 सेकेंड हमें ये ले रहा है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करने में। एंड एलसीपी लार्ज कंटेंटफुल पेंट
जो कि हमारा 10.2 सेकेंड ले रहा है। अब थोड़ा सा नीचे हम आ जाएंगे, यहाँ पे FCP, LCP, TBT, LCS, ये एक टैब है जहाँ पे हम किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के एरर शो करेगा। तो मैंने FCP पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है, फॉन्ट डिस्प्ले, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, यूज़ एफिशिएंट कैशे लाइफ टाइम एंड लेगेसी जावास्क्रिप्ट। सो अब देरी नहीं करते तो मैं विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना यूज़ हो और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, क्योंकि मुझे भी लंबे वीडियो पसंद नहीं है। सो अब यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं उन बिगिनर्स को पहले बताना चाहता हूँ कि जब हमारी वेबसाइट किसी ब्राउज़र में रन होती है तो ब्राउज़र वन बाय वन, मतलब लाइन बाय लाइन सारे कोड को रीड करता है। तो इसी के बेसिस पे ही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जब हमारी वेबसाइट किसी ब्राउज़र में रन होती है तो क्या करता है, वो वन बाय वन सारा कोड रीड कर देता है। तो कई बार क्या हम ये गलती कर देते हैं इन चीज़ों को, जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना सारा कोड मेंशन कर देते हैं कई बार कि उसी को रीड करने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो सारी स्क्रिप्ट को हम हेड सेक्शन के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं, और जो भी फंक्शंस होते हैं उन्हीं को सारा यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं का कोड राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ब्राउज़र इस पेज को ब्राउज़र रीड करता है तो वन बाय वन वो इस कोड को रीड करता हुआ जाता है। अब बेसिकली देखिए, हमने यहाँ पे ब्राउज़र का ही टाइम इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से वेबसाइट का लोडिंग टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है और ब्राउज़र को यहीं टाइम लग गया, तो आगे क्या रीड करेगा वो, ठीक है। तो अब इसी पोर्शन को ही हमने क्या करना है, मतलब नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को यहाँ से हटा देंगे हेड सेक्शन से। जो भी हमारी स्क्रिप्ट होगी, जितनी भी स्क्रिप्ट होगी, वो सारी स्क्रिप्ट हमने हेड सेक्शन में नहीं ऐड करनी है, ठीक है। तो उसको जब हमने ऐड करना है तो हमने क्या करना है कि बॉडी टैग जहाँ क्लोज होता है उससे जस्ट पहले ही जितने भी स्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं, जो भी लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं, उन लाइब्रेरीज को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले हमारा जो ब्राउज़र है क्या करेगा, जो भी स्पेसिफिक मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी इंफॉर्मेशन होने वाली होंगी, डिस्प्ले होने वाली होंगी, उनको भी दिखाएगा। जैसे HTML पूरा दिखाएगा, जो भी HTML के अंदर मतलब हेडिंग टैग है, कोई भी मतलब डिज़ाइन है, तो वो प्रॉपर तरीके से हमारी वेबसाइट मतलब डिस्प्ले हो जाएगी यूज़र स्क्रीन में। उसके बाद जो भी हमारे फंक्शंस होंगे वो बाद में रीड करता रहेगा, ठीक है। पहले तो हमने कंटेंट ही डिस्प्ले कराना ना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी गूगल कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है कंटेंट डिस्प्ले कराना है यूज़र के लिए, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने कंटेंट डिस्प्ले कराना है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि हमने हेड सेक्शन से उठा करके जितनी भी स्क्रिप्ट है उसको बॉडी टैग क्लोज होने से पहले ऐड कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के साथ हमने क्या करना है, एक डेफर एट्रीब्यूट ऐड कर देना है, ठीक है, जितनी भी स्क्रिप्ट है उनमें, ठीक है। अब एक चीज़ का हमें ये भी ख्याल रखना होता है कि जो हमारी पेरेंट लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में, ठीक है, हमने डेफर नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर हम उसमें डेफर यूज़ कर देंगे तो हमारे जो फंक्शंस होंगे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है कि जो पेरेंट लाइब्रेरी है या फिर पेरेंट कोड है उस कोड में डेफर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जितने भी चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड के अंदर हम डेफर यूज़ कर सकते हैं। अब डेफर क्या करेगा, डेफर एक्चुअली करता क्या है, जब हम डेफर ऐड कर देते हैं किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी मतलब लाइब्रेरी के URL के साथ, तो ये ब्राउज़र को सिग्नल देता है कि इस वाली स्क्रिप्ट को जब HTML लोड हो जाए उसके बाद रेंडर कराए, मतलब रीड करे ब्राउज़र, ठीक है, उसके बाद ही फंक्शन चले। करना क्या है, इसके अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो वेबसाइट के आफ्टर लोड होने के बाद ही दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने डेफर यूज़ करना होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ये दोनों हो गए जावास्क्रिप्ट। तो हमने पहला तो ये सीख लिया कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे
कैसे मतलब जावास्क्रिप्ट का जो भी ब्लॉकिंग होती है उसको कैसे रिड्यूस करें और अपनी जो वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट कैसे करें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, जेएस को तो हमने कर लिया, अब सीएसएस पे आ जाते हैं। सीएस को भी तो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। अब हमने क्या करना होता है, सीएसएस के अंदर एक प्रीलोड एट्रीब्यूट है। ठीक है, उस प्रीलोड एट्रीब्यूट को ऐड करना होता है स्टाइल के साथ। ठीक है, अब नॉर्मली सीएसएस के अंदर जो हम एचटीएमएल के अंदर सीएसएस इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो वो इस टाइप से करते हैं। ठीक है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, उसका रेफरेंस दे दिया, कहाँ से मतलब यूआरएल दे दिया। ठीक है, अब हमने छोटी सी एक चीज़ करनी होती है स्टाइल के साथ, बस हमने क्या करना होता है, प्रीलोड ऐड कर देना होता है। ठीक है, और उसके साथ एज स्टाइल भी हमने मेंशन कर देना होता है। ठीक है, ये सेम चीज़ वही करेगा जो डेफर करता है, तो ऐसे ही प्रीलोड भी सेम वही चीज़ करेगा। तो गाइस पहली चीज़ हमने सीख ली है रेंडर ब्लॉकिंग। ठीक है, तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एफसीपी में लार्ज फॉन्ट फाइल्स। ठीक है, अब लार्ज फॉन्ट फाइल से मतलब ये है कि जो हमने फॉन्ट यूज़ किया है, हो सकता है उसका जो फाइल साइज़ है वो ज़्यादा हो, इस वजह से आ सकता है एरर। ठीक है, अब इसको हमने कैसे ठीक करना है। नॉर्मली जब हम कोई फॉन्ट मैनुअली यूज़ करते हैं अपने HTML5 में या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो बेसिकली हम इस तरह का कोड लिखते हैं CSS के अंदर और उसको इंक्लूड कर देते हैं फ़ॉन्ट को इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं, मेरे भी कई टाइम पे बिगिनर था, तो मैं क्या करता था कि सारे फ़ॉन्ट को इंक्लूड कर देता था। तो अगर आप भी ऐसा करते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम सारे फ़ॉन्ट्स को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उसको बता देते हैं ब्राउज़र को CSS के थ्रू कि भाई ये ब्राउज़र भी मतलब ये भी डाउनलोड कर दे फ़ॉन्ट, ये भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर दे, ये भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर दे। तो उस केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ब्राउज़र का ही हम नाम टाइम बढ़ा दिया। ठीक है, अब वो डाउनलोड करता रहेगा, तो इससे क्या आएगा, स्पीड ऑटोमेटिकली तुम्हारी कम हो जाएगी वेबसाइट की। तो हमने क्या करना होता है, जब भी हम मैनुअली फ़ॉन्ट ऐड करें, ठीक है, तो उसमें हम कंप्रेस्ड वर्जन यूज़ करें किसी भी फ़ॉन्ट का। ठीक है, कोई भी फ़ॉन्ट हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। तो जो कंप्रेस्ड वर्जन होता है हमारा WOFF2 होता है कंप्रेस्ड वर्जन। हम सिंपली इस फ़ॉन्ट को ही ऐड करा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने एक डिस्प्ले स्वैप प्रॉपर्टी ऐड कर देनी होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के साथ हमने फ़ॉन्ट को ऐड कर देना, जिससे कि फ़ॉन्ट जो हमारा एरर है लार्ज फ़ॉन्ट फाइल्स का, वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, अब गूगल फ़ॉन्ट्स के बेनिफिट भी हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं बेनिफिट जो भी हैं। तो अगर हम डायरेक्टली गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो एक तो हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, फ़ॉन्ट को डाउनलोड करने का, फ़ॉन्ट को इंक्लूड करने का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा कोड, कोई एक्स्ट्रा कोड यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, फ़ॉन्ट को इंक्लूड करने के लिए सीधा सिंपल इस लिंक को अपने HTML के अंदर जाके पेस्ट कर दोगे और आपका फ़ॉन्ट यूज़ होने लगेगा। उसके बाद इस फ़ॉन्ट के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से फ़ॉन्ट के वेट को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर URL में हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो 400 है, 70 है। ठीक है, तो बेसिकली यही फ़ॉन्ट का वेट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ मतलब बेनिफिट दे देती है। अब इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी मेंशन डिस्प्ले स्वैप विद द URL। अब जब हम ये फ़ॉन्ट का URL गूगल फ़ॉन्ट से लेते हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर डिस्प्ले स्वैप लग करके आ जाता है। ठीक है, ये भी इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है, नो नीड टू रन अनवांटेड गिल्फ आइकन्स और सिंबल्स। ठीक है, मान के चले हमारी वेबसाइट जो है सिर्फ इंग्लिश में है या फिर हिंदी में है, तो हमने कोई एक्स्ट्रा गिल्फ आइकन जैसे एक्स्ट्रा लैंग्वेज के लिए नहीं डाउनलोड कराना होता, ना कोई अलग एक्स्ट्रा सिंबल डाउनलोड कराना होता, क्योंकि हमारी वेबसाइट में सिंबल यूज़ ही नहीं हुए। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि हम यहाँ पे इसके साथ ये जोड़ देते हैं सबसेट लैटिन करके। तो इस केस में क्या करेगा, वो स्पेसिफिक इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसके लिए ही डाउनलोड करेगा, अदरवाइज़ बाकी को वो छोड़ देगा। ठीक है,
अगर आपको ये वाला पॉइंट मेरा अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारा अनऑप्टिमाइज सर्वर रिस्पॉन्स है। अब ये एरर तो सर्वर से रिलेटेड है, इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप अपना सर्वर तो चेंज नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप होस्टिंग बाय करें तो एक ऐसी होस्टिंग बाय करें जिसकी सर्वर की स्पीड अच्छी हो। कहने का मतलब रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, ताकि आपकी वेबसाइट यूज़र कोई रिक्वेस्ट करे, आपकी वेबसाइट पे कोई रिक्वेस्ट करे तो उसका सर्वर जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे। अब यहाँ रिक्वेस्ट किस टाइप की हो सकती है? इन सिंपल वर्ड, जब यूज़र वेबसाइट पर आता है तो हमारे HTML पेज पर CSS, फॉन्ट्स, JS, इमेजेस, थर्ड पार्टी URLs और भी बहुत सारे URLs की रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है, एंड सर्वर को इन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना होता है ताकि वेबसाइट यूज़र के ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाए। आई होप मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप एक अच्छी होस्टिंग लें। URL मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। अब चलिए अपने नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। यह हमारा फोर्थ एरर है, ठीक है। तो पहले हमने ब्राउज़र पे देख लेते हैं। ओके, इम्प्रूव इमेज डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेरी इस वेबसाइट के केस के अंदर तो सिर्फ एक ही इमेज दिखा रहा है, जहाँ पे हमारा जो इमेज का साइज़ है, अपनी जो इमेज का साइज़ है वो इतना बता रहा है, रिसोर्स साइज़ इतना है, ठीक है। एस्टिमेट सेविंग इतनी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा MB की इमेजेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि 2 MB की यूज़ कर ली है या फिर 500 KB की इमेज यूज़ कर ली है, और एक नहीं काफ़ी सारी यूज़ कर ली है। तो इससे क्या होता है कि जब ब्राउज़र वेबसाइट को रीड करता है तो वो देखता है कि भाई इमेजेस का URL भी है, तो उन इमेजेस को वो डाउनलोड करता है। अब 2-2 MB की इमेजेस डाउनलोड करने में तो टाइम ही लगता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली स्लो पड़ जाता है, उनको डाउनलोड करता रहता है और हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही डाउन हो जाती है। तो इस केस में क्या है कि इनका जो हमने जो साइज़ है वो कम करना है, ठीक है। अब कम करने के बाद हमने क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। नॉर्मली जब हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो IMG टैग होता है, सोर्स में इमेज का पाथ, जो भी पाथ होता है, ठीक है, और ऑल टैग, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम इस टाइप से इमेज का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्राउज़र क्या कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे इमेजेस हैं तो वहाँ पे आप एक लेज़ी लोड का भी यूज़ करें, ताकि उन इमेजेस को स्क्रॉल के बाद डाउनलोड करें, मतलब धीरे धीरे डाउनलोड करता रहे, ठीक है, रन टाइम में नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होता है। फर्स्ट एट्रीब्यूट जो मैं बता रहा हूँ वो लोडिंग लेज़ी, ठीक है। हमने इमेज का URL, मतलब इमेज का जो पाथ है वो इस तरीके से देना है, इमेज टैग के अंदर सोर्स में उसका पाथ, फिर उसके बाद ऑल टैग हम SEO के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने ये एट्रीब्यूट लगा देना है, लोडिंग लेज़ी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे ब्राउज़र की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हो कि अपने फिगर टैग के अंदर इमेज को यूज़ कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जो लोडिंग है यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये भी फिगर टैग हमारा उसी तरीके से काम करता है, बट मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इससे अननेसेसरी एक टैग हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लोडिंग ही यूज़ करना है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेशल केस हो जाता है कि वेबसाइट की हमने सब कुछ कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो उस केस में हम एक एट्रीब्यूट और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्डप्रेस में यूज़ होता है। कभी आप वर्डप्रेस का इमेज वाला कोड यूज़ करके देखें, मतलब चेक करके देखें, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जब
मतलब सब काम कर लिया, उसके बावजूद भी वेबसाइट की स्पीड नहीं बढ़ रही, बार बार हमें यही दिखा रहा है कि इमेजेस की वजह से वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई और ऑप्शन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ इमेज के साथ उसका सोर्स एट ऑल टू एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ फेच प्रायोरिटी डालनी है इसके अंदर। ठीक है, हम हाई भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लो की हुई है, लो इसलिए की हुई है कि इसकी प्रायोरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो हमारी लास्ट की जो इमेजेस हैं, ठीक है, डिस्प्ले में तो वही इमेजेस दिखेंगी फर्स्ट टाइम पे, जैसे हमारा स्लाइडर हो गया, ठीक है, लोगो हो गया, या फिर हमने हेडर सेक्शन के अंदर कुछ इमेजेस यूज़ किए हैं, उसके बाद तो नहीं डिस्प्ले होनी, तो वहाँ हम फैच प्रायोरिटी लो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउज़र को एक सिग्नल देगा कि इस यूआरएल पे जो हमारा लोड टाइम है, मतलब इस यूआरएल पे क्या करना है, बाद में लोड करना है। ठीक है, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ समझ रहे हैं मेरी बातों को, अगर समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यूज़ एफिशिएंट कैशे लाइफ टाइम। ठीक है, पहले इसको लेवरेज कैशिंग भी कहते थे, बट अब यहाँ कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे। सो इसको मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वैसे तो ये एसटीएक्स से रिलेटेड एरर है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं कर पाते हैं, डेवलपर्स को ही करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी वेबसाइट किसी ब्राउज़र पे रन होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो उसकी CSS JS इमेजेस जो भी मतलब वेबसाइट पे पड़ा होता है वो सब डाउनलोड होता है। ठीक है, यूज़र दोबारा वेबसाइट पे आता है, वो फिर से डाउनलोड होता है। अब यही बार बार डाउनलोड होना ही ब्राउज़र के लिए मतलब मुसीबत बन जाता है, और जिससे टाइम उसका बढ़ जाता है। तो इस टाइम को रिड्यूस कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बता रहा हूँ। अब बार बार फाइल्स डाउनलोड होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने कैसे एक्सपायरी टाइम अपनी वेबसाइट पे सेट ही नहीं किया, जिससे कि बार बार ब्राउज़र इन फाइल्स को डाउनलोड करता है। अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करें, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये कोड। तो हमने क्या करना होता है कि STXS के अंदर जा करके ये कोड इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बता दिया है कि जो GIF यूज़ हो रही है, या फिर JPEG SVG जो भी मतलब फाइल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो उसको कैशे कर दे। कैशे का मतलब ये हो गया कि जब कोई यूज़र फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट पे आया, तो ब्राउज़र क्या करता है कि हमारी जो CSS JS फाइल्स होती हैं उनको यूज़र के कैशे के अंदर स्टोर कर देती है। इसलिए स्टोर कर देती है ताकि यूज़र नेक्स्ट टाइम जब आए हमारी वेबसाइट पे, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाए, वो डायरेक्टली आपके ब्राउज़र से ही सारा CSS और JS उसको डिस्प्ले हो जाए, डाउनलोड हो जाए ऑटोमेटिकली, मतलब दिख जाए। ब्राउज़र को बार बार डाउनलोड करने की नीड नहीं होती। तो इस कोड को इसीलिए यूज़ करते हैं। आपको बना बनाया ये कोड मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। URL मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके सारा कोड अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। हर एक वेबसाइट मतलब ये जो कोड है ये अपाचे सर्वर के लिए, ठीक है, तो अदर सर्वर के लिए अदर कोड हो सकता है। तो आप इंटरनेट बहुत बड़ा है, इंटरनेट की शक्ति का यूज़ करें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अदर कोडर्स के साथ, जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा मतलब हिचक भी रहा हूँ। सो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। सो अगर आप भी कुछ चाहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना जो मैं कवर कर सकूं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम LCP एरर्स पर। LCP यानी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, ये मैट्रिक मेज़र करता है कि सबसे बड़ा विजिबल एलिमेंट पेज पे कब लोड हुआ, जैसे हीरो इमेज, लार्ज हेडिंग या मेन पैनल।
अब ये मैट्रिक्स हमारे जो LCP को स्कोर देता है वो इस तरह से देता है कि अगर 2.5 सेकंड तक हमारा जो बैनर है विजिबल हो जाता है तो इज़ अ गुड साइन, और 2.5 से 4 सेकंड के बीच में होता है तो हमें नीड इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये 4 सेकंड से ज़्यादा है तो ये डेंजर जोन है। LCP मोस्टली हैवी कंटेंट की वजह से बढ़ता है, जैसे बड़ी इमेजेस या अनकम्प्रेस बैनर जो होते हैं। अब इसमें भी सर्वर रिस्पॉन्स टाइम भी मेजर फैक्टर है, ठीक है। अगर सर्वर रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी हैवी इमेजेस होंगी या फिर हैवी JS होगी तो जल्दी उसको रीड करेगा। चलिए स्क्रीन की तरफ फिर से आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं। हाँ ओके ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ के बाद यूज़ एफिशिएंट कैसे लाइफ टाइम। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, STXS का एरर है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्सपायरी कैसे सेट करना है, मतलब एक्सपायरी जो हमारे जो डाउनलोड है सॉरी फाइल्स का कैशे है वो सेट करना होगा STXS से, ठीक है। वो इस कोड से, ठीक है, इस कोड से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद हमारा क्या है, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, CSS और JS को कैसे हम मतलब उनका टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि डाउनलोड जल्दी हो जाए, ठीक है। अब LCP ब्रेकडाउन के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट जब मोबाइल पे लोड होती है, ठीक है, डेस्कटॉप पे तो ये एरर कम ही आता है लेकिन ये मोबाइल पे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जब वेबसाइट मोबाइल पे लोड होती है तो ये हमें बताता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट कितने टाइम में लोड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, मतलब लोडिंग टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो उस एलिमेंट को रिजॉल्व करने के लिए कहता है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इमेजेस के का ही एरर होता है, इमेज का एरर होता है। तो इसको रिजॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम जितना हो सके इमेजेस को कंप्रेस करके अपनी वेबसाइट पे यूज़ करें, ठीक है। अगर हमने उनको उन इमेजेस को WebP फॉर्मेट में या फिर कंप्रेस करके कैसे भी करके कंप्रेस करके मतलब अपलोड करना है, ठीक है, यूज़ करना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये LCP ब्रेकडाउन भी रिमूव, मतलब LCP ब्रेकडाउन जो एरर है ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे LCP रिक्वेस्ट डिस्कवरी का मतलब ये है कि जो आपकी मोबाइल पे हीरो इमेज है ब्राउज़र उसको जल्दी रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम हीरो इमेज पे लेज़ी लोडिंग लगा देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि ब्राउज़र उसको धीरे से ही लोड कराता है, मतलब ठीक है, तो मतलब वो बाद में लोड कराता है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो हीरो इमेज होती है उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि हीरो इमेज को कितना जल्दी ब्राउज़र रीड कराए, लोड कराए, ठीक है। तो उसके लिए कोड है, तो ये देखिए अब मैंने ये कोड बनाया है यहाँ पे, सॉरी इस टाइप से। जो हमारी हीरो इमेज है ये वाली जो हमने बैनर पे ऐड करी है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमने प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ये है कि जो हीरो इमेज है उसको सबसे पहले लोड कराएं। तो हमने फैच प्रायोरिटी क्या कर दी है यहाँ पे हाई, और उसके साथ हमने क्या कर दिया है यहाँ पे एक प्रीलोड का एक लिंक भी दिया हुआ है। इससे क्या है ब्राउज़र समझ जाएगा कि जो हमारी हीरो इमेज है उसको सबसे पहले लोड कराए, प्रायोरिटी उसकी हमने हाई सेट की है क्योंकि, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम हीरो इमेज पे लेज़ी लोडिंग लगा देते हैं तो इससे क्या है ब्राउज़र का टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उसके लिए भी हमने या ये चीज़ भी ये कर सकते हैं, सीधे सीधे ये सिंपल ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोडिंग ईगर करके और फैच प्रायोरिटी हाई हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं। अब आगे क्या एरर है, नेटवर्क डिपेंडेंसी ट्री। अब अवॉइड चेन क्रिटिकल रिक्वेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसमें ये होता है कि जो हमारी कुछ लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जिनका लोड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से एक चेन खिंच रही है, डिपेंडेंसी जो होती है, ठीक है, कि जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एलिमेंटर वूकॉमर्स फ्रंट एंड मिन
.css ये एक क्रिटिकल चेन जो हमारी यहाँ से बन गई है, जिसकी वजह से हमारा जो बाकी की जो CSS वगैरह है और जो भी हमारी JS वगैरह है वो लोड नहीं होती। ठीक है, तो हमने ये ठीक करनी है। अब इसको ठीक करने का यही तरीका है कि हम या तो कोई CDN यूज़ करें, ठीक है, क्लाउडफ्लेयर यूज़ करें, ठीक है, तो उनका CDN हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे जो JS वगैरह है, CSS वगैरह है वो जल्दी लोड हो जाए। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। सो आप इन चीज़ों को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई होप कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़रूर इम्प्रूव होगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने ये सारे काम किए हुए हैं और यही सारे काम मैं आज भी करता हूँ। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अवॉइड ना करें और इन छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपनी वेबसाइट पे करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैं एक डेवलपर हूँ, तो स्टार्टिंग से ही मैं इन चीज़ मतलब स्टार्टिंग से नहीं, जब से मैं SEO टीम से मतलब जुड़ा हूँ और यही दिक्कतें आती हैं, स्पीड इम्प्रूव नहीं होती, तो वहाँ से ये सब चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। और आई होप कि जो आपके जो FCP और LCP एरर हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है, इस वीडियो से आपकी स्पीड की जो वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव हो जाती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई टॉपिक इसमें छूट जाता है या फिर आपका कोई मतलब सवाल है इस वीडियो के अंदर, या फिर आप कोई एक ऐसा टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं कि जिसमें मैं फुल वीडियो बना दूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।